हेलो। आज हम लोग क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं लेसन 2 इसके अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। ए है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, तो जब पृथक्करण वाली विधि अपनाएंगे तो उत्तर होगा आसवन विधि। बी है अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे, ऊर्ध्वपातन विधि। सी है धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे, फिल्टरीकरण विधि या छानन विधि। डी है दही से मक्खन निकालने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं, उत्तर है अपकेंद्रण विधि। जल से तेल निकालने के लिए कौन सी विधि हम अपनाते हैं, पृथककारी कीप विधि। हम पिछली वीडियो में सब विधियों के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी विधि के द्वारा हम अपना सकते हैं। तो जल से तेल निकालने के लिए क्या अपनाएंगे, पृथककारी कीप विधि। यफ है चाय से चाय पत्ती, चाय से जो चाय की पत्ती को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाएंगे, छानन विधि के द्वारा हम चाय से चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं या फिल्टरीकरण भी कहते हैं इसको। जी है बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए, तो बालू से जो लोहे की पिन होती हैं इसकी विधि के लिए हम इसको अलग करने के लिए पृथक करने के लिए विधि अपनाते हैं, उसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। जो चुंबकीय पृथक्करण विधि है, तो चुंबक आप ले लेंगे, बालू से जो लोहे के पिन होते हैं उसको चुंबक के द्वारा हम लोहे के पिन को चुंबक से लोहे के पास ले जाएंगे, तो लोहे का पिन जो है वो चुंबक में चिपक जाएगा, जिसके वजह से बालू से लोहे का पिन जो है अलग हो जाएगा। इस विधि को क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह है भूसे से गेहूं के दाने को पृथक करने में, जो भूसा है उसके गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, ये फटकन विधि। फटकन विधि गांव में आप देखते होंगे, जो भूसे से गेहूं को अलग किया जाता है उसके लिए क्या किया जाता है, फटकन विधि का उपयोग किया जाता है। आई है पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, हम फिल्टरीकरण विधि अपनाते हैं। जे है पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए, तो देखिए इसमें आ गया रंगों की बात, रंग या रंजक आ गया ना, ये रंगों की बात आ गई। तो पुष्प के पंखुड़ियों से जो है निचोड़ कर क्या करना है, उनके रंगों को हमें अलग करना है। तो हमें पता था कि क्रोमेटोग्राफी विधि है, जो उसमें क्या किया जाता है, वो रंगों से रिलेटेड है, उसमें रंगों को जो है अलग करने के लिए विधि अपनाई जाती है। इसलिए आप आराम से समझ सकते हैं क्या कि रंजकों या रंगों की बात जहाँ होती है वहाँ पे कौन सी विधि हो सकती है, क्रोमेटोग्राफी विधि। दूसरा है चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे, विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये सब जो शब्द हैं इसका प्रयोग करना है क्या, हमें चाय तैयार करते समय। तो उत्तर हम लिखते हैं, जैसे 100 ml जल लेते हैं, चाय हमें बनाना अब सीखना है, उसमें जब चाय हम बनाना सीख रहे हैं उसमें हम किसका यूज करेंगे, विलयन का, विलायक का, विलेय का, घुलनशील, अघुलनशील, घुलेय तथा अवशेष शब्दों का हमें प्रयोग करना है। तो हम चलिए चलते हैं, अब चाय बनाएंगे। तो चाय बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, चाय के लिए जल लेंगे, तो इसलिए हम 100 ml जल लेते हैं। जल क्या है, विलायक के रूप में काम करेगा। तो जल क्या है, विलायक। देखिए एक शब्द हमारा हो गया विलायक, तो 100 ml जल मतलब विलायक लेते हैं। अब जल को बर्नर पर उबालते हैं, अब उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं। तो 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो चीनी क्या हो जाएगा, वो जल में विलय हो जाएगा। तो विलय मतलब घुल जाएगा, तो चीनी क्या हो गई, ये विलय हो गई। तो दूसरा शब्द भी हो गया विलय हो गया। तो 1 चम्मच चीनी बोले तो विलय मिलाते हैं, तो जो इसमें घुल जाती है, घुल जाती है मतलब घुलना। देखिए यहाँ पे लिखा है घुलना, ये भी यूज हो गया, विलायक भी हो गया, विलय भी हो गया। चीनी घुल जाती है क्योंकि चीनी जल में विलय है, विलय है मतलब ये घुलनशील है, तो यहाँ पे लिख दिए घुलनशील, ये भी यूज हो गया, होती है। अब इसमें आधा चम्मच चाय पत्ती मिलाते हैं जो जल में अघुलनशील है। देखिए यहाँ पे लिखा है अघुलनशील, तो चाय पत्ती हम जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, चाय पत्ती नहीं घुलती है, इसलिए ये क्या है, अघुलनशील है। और इसे 2 या 3 मिनट तक अब उबाल लेते हैं। अब इसमें आधा कप दूध डाल देते हैं, 3 से 4 मिनट तक उबालते हैं। इस प्रकार चाय उपयुक्त पदार्थों के विलयन के रूप में, देखिए यहाँ पे विलयन आ गया, इस प्रकार क्या हो गया, चाय उपयुक्त पदार्थों के क्या हो गया, विलयन के रूप में तैयार हो जाती है। अब छननी की सहायता से चाय छान लेते हैं, चाय पत्ती अवशेष के रूप में शेष बच जाती है। जब हम चाय छान लेंगे तो चाय पत्ती बच जाती है हमारे बर्तन में, तो चाय पत्ती क्या हो गई, अवशेष के रूप में बच गई। तो अवशेष भी यूज हो गया, देखिए यहाँ पे दिया अवशेष, तथा चाय घुले या फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त हो जाती है। तीसरा है प्रज्ञा के 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे विलेय पदार्थ है, ये तापमान दिया है केल्विन में। पहला है विलेय पदार्थ पोटेशियम नाइट्रेट, तापमान इसमें दिया है 283 केल्विन पे, इसका क्या है विलेय, ये 21 है, और इसका तापमान 293 पे कितना है, ये 32 है। और 313 पे क्या है, 313 केल्विन पे 62 है 100 ग्राम जल में। और 333 केल्विन पे क्या है, 106, और 353 केल्विन पे 167 है। उसी तरह सोडियम क्लोराइड है, इसका भी तापमान क्या है, 283 पे ये कितना है, 36 है, 36 ग्राम 293 केल्विन पर है, 36
33 ग्राम, और 313 केल्विन पे है 36 ग्राम, और 333 केल्विन पे है 37 ग्राम, और 353 केल्विन पे है 37 ग्राम। उसी तरह पोटेशियम क्लोराइड है, ये 283 केल्विन पे है 35 ग्राम, 293 केल्विन पे है 35 ग्राम, 313 केल्विन पे है 40 ग्राम, 333 केल्विन पे है 46 ग्राम, और 353 केल्विन पे है 54 ग्राम। उसी तरह अमोनियम क्लोराइड है, इस ये क्या है 283 केल्विन पे क्या है 24 ग्राम, और 293 केल्विन पे है 37 ग्राम, 333 केल्विन पे है 41 ग्राम, 333 केल्विन 55 ग्राम, और 353 केल्विन पे है 66 ग्राम। देखिए इस पे हमें सवाल लगाना है, तो सवाल क्या है, ए है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने है तो कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो हमें चार्ट में क्या दिया है, चार्ट में दिया है 100 ग्राम जल पे, ये चार्ट में जो दिया है ये 100 ग्राम जल में विलय की पदार्थ की मात्रा दिया है, हमें पूछ क्या रहा है 50 ग्राम जल के। तो पहले हम लिख लेते हैं कि 100 ग्राम जल पे कितना दिया है विलय का मात्रा। तो यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा गया है कि 313 केल्विन पर, देखिए यहाँ पे लिखा है 313 केल्विन, ये 313 केल्विन पर 100 ग्राम जल, अभी 100 ग्राम में दिया है ये चार्ट हमारा। तो 100 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए, तो 100 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता कितनी है 62 ग्राम। देखिए यहाँ पे दिया है ये 62 ग्राम, तो हम यहाँ पे 62 ग्राम लिख दिया है, लेकिन ये दिया क्या है, ये 100 ग्राम है। 100 ग्राम जल के लिए हमें सवाल क्या पूछ रहा है, ये 50 ग्राम पूछ रहा है। तो अब इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए उत्तर इसका है, जैसे यहाँ पे अभी हमने लिख दिया 62 ग्राम, इसलिए 313 केल्विन पर 50 ग्राम, अब 313 ही केल्विन पर हमें करना है, तो 50 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो कितनी होगी, 50 इंटू 62 बटे में 100 बराबर 31 ग्राम। देखिए लग कैसे सकता है, देखिए लग रहा है ये कितना कह रहा है हमें कि 100 ग्राम जल में संतृप्त करने के लिए, ये तापमान तो सेम है तो इसको छोड़ देते हैं, तो 62 ग्राम है 100 ग्राम पे, ये 62 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम पे, इसलिए 1 ग्राम पे हम निकाल लेते हैं, चूंकि वाला सवाल 1 ग्राम पे हो जाएगा हमारा 62 बटे में 100। अब कितना है, इसलिए चूंकि 1 ग्राम हो गया 62 बटे में 1 ग्राम बराबर 62 बटे में 100 हो गया, इसलिए 50 के लिए हो जाएगा ये 62 बटे में 100 गुणते 50। तो देखिए वही लिया है, एक अंकी की तरह से आप इसको सवाल हल कर सकते हैं, जैसे मैथ में लगाया जाता है एक अंकी का सवाल, चूंकि का सवाल, उससे आप कर सकते हैं। पहले 1 का निकालेंगे तो 62 बटे में 100 हो जाएगा, फिर इसके बाद 50 का निकालेंगे तो 62 बटे में 100 गुणते 50 या 50 गुणते 62 बटे में 100। तो ये 50, इससे 50 1 से 1 जीरो कट जाएगा, ये 5 से 2 कट जाएगा 2, और फिर 2 से 62 कट जाएगा, 2 3 6 2 का कितना हो गया 31 ग्राम, यही हो गया। बी है प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, यह स्पष्ट करना है उसे। उत्तर है इसका, उत्तर है ठंडा करने पर उस विलयन में से कुछ विलय, बोले तो पोटेशियम क्लोराइड, ठोस के रूप में पृथक होकर क्रिस्टल बना देती है, क्योंकि ठंडा करने से उसकी क्या होती है, घुलनशीलता कम हो जाती है, जिससे ठंडा होने पर वह घुलनशीलता कम हो जाएगी, इसलिए वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टल के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए सी है 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें, इस तापमान पर कौन से लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा, इसके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए क्या दिया है 293 केल्विन पर, तो 293 कहाँ है, 293 देखिए यहाँ पे है 293 केल्विन, तो 293 केल्विन है, इस पे किसी पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता कितनी है, देखिए यहाँ पे 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता कितनी है 32 ग्राम। इसी तरह सोडियम क्लोराइड की है 36 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड की है 35 ग्राम, और अमोनियम क्लोराइड का है 37 ग्राम। तो वही लिखा है हमने कि 293 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता है 32 ग्राम, 293 केल्विन पर सोडियम क्लोराइड की विलेयता है 36 ग्राम, और 293 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड की विलेयता है 35 ग्राम, और 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड की विलेयता कितना है 37 ग्राम, क्योंकि वो हमारे चार्ट में दे रखा है। इसमें अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता सबसे अधिक है, देखिए अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता कितनी है 37 है, इसलिए क्या है ये सबसे अधिक है। अब डी है तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सब क्या है लवण है, इसकी घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर लिखते हैं हम, इसका उत्तर है कि ठोस पदार्थों की द्रव में घुलनशीलता सामान्यतः ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्या होती है ये बढ़ती है ठोस पदार्थों की, और गैस की जो द्रव में घुलनशीलता सामान्यतः ताप घटाने पर घटती है। तो गैस की क्या है द्रव में ताप घटाने पर घटेगी, और ठोस पदार्थों की क्या घुलनशीलता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है।